हेलो गाइस, वेलकम टू साइकोलॉजी आराम से। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है और आप लोग इसको डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत ही नॉर्मली एक्सपीरियंस करते हैं। दैट इज़ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को बहुत लोगों ने अपने हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और अगर हम स्ट्रेस की एक बेसिक डेफिनेशन देखें, बहुत ही आसानी से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, तो स्ट्रेस कोई भी एक ऐसा इवेंट होता है, कोई भी एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमको रिस्पॉन्ड या फिर रिएक्ट करना होता है। हंसेले ने ऐसी एक एक्सप्लेनेशन दी थी कि हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, हमारी फिजिकल बॉडी किस तरीके से उस सिचुएशन के साथ डील करती है। तो इस एक्सप्लेनेशन के लिए हम एक ग्राफ की हेल्प लेंगे और इस एक्सप्लेनेशन को हम गैस मॉडल कहते हैं, दैट इज़ जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम। ये बताता है कि हमारी बॉडी किस स्टेट में जाती है, किस फेज़ में जाती है जब हम किसी भी फिजिकल या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से डील करते हैं। तो इस ग्राफ में जैसे आप देख पा रहे हैं कि इसमें दो वेरिएबल्स लिए गए हैं, टाइम और रेजिस्टेंस। यानी कि स्ट्रेस का जो रिलेशन है वो बेसिकली दो चीज़ों से होता है, दैट इज़ टाइम और रेजिस्टेंस। टाइम के साथ, क्योंकि जैसे ही टाइम बढ़ता रहेगा आगे, वैसे ही सिचुएशन बढ़ेगी, वैसे ही स्ट्रेस का लेवल या तो बढ़ेगा या तो कम होगा। तो एक जो डायरेक्ट कनेक्शन है दैट इज़ विद टाइम। और रेजिस्टेंस यानी कि हमारी एक बॉडी में एक एनर्जी लेवल होती है। फॉर एग्जांपल, अगर अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मेरी बॉडी में एक लेवल होगा एनर्जी का जो कि मुझे मोटिवेट कर रहा है बोलने के लिए, और वो कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि मैं ये सारी चीज़ें कंडक्ट कर सकूँ। वहीं पर जब ये वीडियो ख़त्म होगी और हम अपने अपने कामों में चले जाएंगे तो हम एक हो सकता है रेस्ट की सिचुएशन में जाएं, जिसको हम इस सिचुएशन से, इस डॉटेड लाइन से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने टाइम को रख दिया एक्स एक्सिस में और रेजिस्टेंस को रख दिया वाई एक्सिस में। हम किसी भी चीज़ को एक्स एक्सिस में तब रखते हैं जब वो चीज़ इंडिपेंडेंट होती है। यानी कि ये बहुत ही जनरल सी चीज़ है कि टाइम किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होता है, टाइम इज़ इंडिपेंडेंट, इसलिए हमने एक्स एक्सिस पे रखा है। वहीं पे जो एनर्जी लेवल है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस अगर ज़्यादा होगा तो हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, स्ट्रेस कम होगा तो हमारी बॉडी को उतनी ही कम एनर्जी चाहिए होगी। तो जैसा कि हमने देखा था कि जो डॉटेड लाइन है दैट इज़ कॉल्ड दी बेस लाइन और रेस्ट लाइन ऑफ आवर बॉडी। यानी कि जब हम रेस्ट में होते हैं, जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हमारी जो बॉडी होती है वो इस लाइन पे रहती है। इसको हम होमोस्टेसिस भी कहते हैं। और स्ट्रेस जिस तरीके से कम होता है या ज़्यादा होता है, हमारा होमोस्टेसिस भी उस हिसाब से चेंज होता है। यानी कि हमारी बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो भी उस हिसाब से बढ़ता है या फिर कम होता है। तो अभी कुछ ही देर पहले मैं किसी काम में इन्वॉल्व नहीं था, एक रेस्ट मोड पे था, मेरे को ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए थी। तो उस टाइम पे जो मेरी बॉडी की एनर्जी थी वो इस लेवल पे थी, जो डॉटेड लाइन से हमने सिग्निफाई की है। बट एज सुन एज आई रियलाइज़ कि मुझे अभी रिकॉर्डिंग की प्रिपरेशन करनी है, सेटअप अरेंज करना है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी है, तो उसके लिए मेरे जो ब्रेन है उसने मुझे एक सिग्नल दिया, उसने मुझे एक इंटीमेट किया कि भाई नाउ देयर इज़ समथिंग दैट इज़ कमिंग अप। तो इस लैंग्वेज में हम ये कह देते हैं कि वो स्ट्रेस का इंडिकेशन था। तो जब मेरे ब्रेन ने सिग्नल दिया कि अब कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन आने वाली है, तो मेरे ब्रेन का एक नेटवर्क है जिसको हम HPA एक्सिस कहते हैं, यानी कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस, ये एक्टिवेट हो गया था। और इस नेटवर्क के एक्टिवेट होने के बाद एक हार्मोन रिलीज हुआ था जिसको हम कहते हैं कॉर्टिसोल। और ये स्ट्रेस हार्मोन भी इसको हम कहते हैं, यानी कि जब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो हमें उससे किस तरीके से डील करनी है, उसे फाइट करना है, फ्लाइट करना है, वो सारा डिपेंडेंट होता है इस हार्मोन पे। और ये हार्मोन रिलीज़ होने के बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें उस सिचुएशन से डील करनी है या फिर उसको इग्नोर कर देना है। अगर हम उसे डील करने की कोशिश करते हैं या फिर इसे प्रैक्टिस करते हैं कि हम उसे डील करें, तो हमारे ब्रेन में एक और सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, दैट इज़ दी ANS। नाउ ANS इज़ दी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम जो हमारे ऑटोमेटिक, जैसे इसका नाम है ऑटोनॉमिक, तो वैसे ही जितने भी ऑटोमेटिक हमारे फंक्शंस होते हैं उनको रेगुलेट करता है। जैसे हमारी डाइजेशन हो गया, ब्रीदिंग हो गया, प्यूपिल डायलेशन हो गया, सारी चीज़ें गवर्न होती हैं हमारे ANS से। तो जो एक्टिविटीज़ हमारी ऑटोमेटिक होती हैं, जैसे कि प्यूपिल डायलेशन है, ब्रीदिंग है, डाइजेशन है, तो जब ये चीज़ें एक्टिवेट होती हैं, तो जो एक्टिवेट होती हैं वो SNS की वजह से होती हैं। यानी कि जब ये चीज़ हाइटेंड हो जाती हैं, जब ये चीज़ अराउज्ड होती हैं, तो वो SNS के कारण होती हैं, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जब वो सारी चीज़ें रेस्ट पे जाती हैं, यानी कि जब वो डीएक्टिवेट हो जाती हैं, तो वो PNS के कारण होता है, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। नाउ कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, दैट इज़ दी 3 phases ऑफ गैस मॉडल। तो पहला फेज़ आता है हमारा अलार्म स्टेज, यानी कि ये वो स्टेज है जब हम उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करने जा रहे हैं और जब हम उस चीज़ से प्रिपेयर हो रहे हैं, और एक तरह से वार्म अप हम कह सकते हैं, हम किसी भी चीज़ के लिए पहले वार्म अप करते हैं। तो ये अलार्म स्टेज हमारी बॉडी को वार्म अप करता है, और इस वार्म अप होने में हमें कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, दैट इज़ डायलेटेड प्यूपिल,
इंक्रीज हार्ट रेट, हाइटेंड सेंसेस, इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन। तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल मुझे एक्टिविटी करनी थी फॉर द रिकॉर्डिंग, तो इसके लिए मेरे को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, मेरे सेंसेस हाइटेंड होनी चाहिए, यानी कि मेरी बॉडी मूवमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, मेरी हैंड मूवमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, मेरी वॉल्यूम ज़्यादा होनी चाहिए। हार्ट रेट शुड बी इंक्रीज, यानी कि ज़्यादा एनर्जी के लिए, सारी एक्टिविटीज़ के लिए आपको ज़्यादा ब्लड फ्लो चाहिए, और ये ब्लड फ्लो कौन प्रोवाइड करेगा? योर हार्ट। तो ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ये इन सबको एक्टिवेट होना पड़ेगा, इन सबको हाइटेंड होना पड़ेगा। और जब ये सारी चीज़ हाइटेंड होंगी, हम देख चुके हैं ये सब क्यों होगा, बिकॉज ऑफ दी एसएनएस, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। नाउ आवर बॉडी इज़ रेडी टू डील विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। अब वो वार्म अप हो चुकी है, अलार्म स्टेज में आ चुकी है। अब जब तक वो स्ट्रेस रहेगा, यानी कि इस एग्जाम्पल की बात करें तो जब तक ये रिकॉर्डिंग चलेगी, जब तक ये प्रिपरेशन चलेगी, द पर्सन विल बी इन दी सेकेंड स्टेज, यानी कोई भी जब स्ट्रेस वो सस्टेन कर रहा है तो वो अपने रेजिस्टेंस वाली स्टेज पे है। यानी कि जब तक वो स्ट्रेस चलेगा, जब तक वो उससे डील कर रहा है, तब तक उसकी बॉडी को उतनी एनर्जी चाहिए, तब तक उसको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, ज़्यादा हाइटेंड सेंसेस चाहिए, ज़्यादा प्यूपिल डायलेटेड चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसके सेकेंड फेज़ में उनको रेजिस्टेंस की फेज़ में चाहिए। सो विद इंक्रीज टाइम आवर बॉडी विल गो फ्रॉम फर्स्ट फेज़ टू द सेकेंड फेज़। और जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, जो ग्राफ है, एनर्जी लेवल का जो ग्राफ है, ये यहाँ से ऊपर गया है और इस फेज़ में ये और ऊपर जाके अपनी पीक पे पहुँच चुका है। तो रेजिस्टेंस फेज़ में जो हमारा होमोस्टेसिस होता है या फिर एनर्जी लेवल होता है, दैट इज़ एट इट्स मैक्सिमम अमाउंट फ्रॉम द रेस्ट पॉइंट। नाउ आफ्टर दिस फेज़, इस फेज़ में डील करने के बाद हमारी बॉडी को लगता है कि भाई अब स्ट्रेसफुल सिचुएशन ख़त्म हो गई, या फिर अब जो स्ट्रेस है वो नाउ इट्स कमिंग टू एन एंड। नाउ देन विद टाइम our body will go into the third phase, that is exhaustion phase। ये वो फेज़ आता है जिसमें हमारी बॉडी रेस्ट पे आ जाती है, या फिर हमारी बॉडी पास उतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं होती कि हम स्ट्रेस के साथ फर्दर डील कर पाएँ। तो हमारी बॉडी को इस फेज़ में रेस्ट चाहिए होता है। तो जो चीज़ें हमको स्टार्टिंग में चाहिए थी वार्म अप के टाइम पे, दैट इज़ दी प्यूपिल, हार्ट रेट, सेंसेस, कंसंट्रेशन, अब इस फेज़ में आते आते, एग्जॉशन में आते आते, ये सारी चीज़ें की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी, और ये सारी चीज़ें अब रेस्ट पर आ जाएंगी। यानी कि जो चीज़ें पहले एक्टिवेटेड थी, नाउ दे विल बी डीएक्टिवेटेड। और यहाँ पे इस फेज़ में हमारी बॉडी में कौन सा पार्ट काम करेगा, कौन सा सिस्टम काम करेगा, ये हम देख चुके हैं पहले। जो इसका दूसरा सिस्टम था, दैट वाज दी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी कि जब हमारी सारी ऑटोमेटिक सिस्टम्स को एक्टिवेट होना था, वर्किंग मोड में आना था, तो वो एसएनएस करा रहा था। और जब इन सारी सिस्टम्स को, सारी एक्टिविटीज़ को रेस्ट पर आना है, जब इनकी ज़रूरत नहीं है, तो वो पीएनएस की हेल्प से होगा। तो इसमें एक चीज़ फोकस करने वाली ये है कि जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, यानी कि हमारी बॉडी जब फेस कर रही है किसी स्ट्रेस के साथ, तो क्या हम उस चीज़ को एक थ्रेटफुल सिचुएशन मान रहे हैं, एक हमारे लिए नेगेटिव सिचुएशन मान रहे हैं, या फिर हम उसको एक अपॉर्चुनिटी मान के उस स्ट्रेस को, उस इवेंट को एंजॉय कर रहे हैं। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द इंटरप्रिटेशन, चाहे वो स्ट्रेस अच्छा है, चाहे हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, या फिर हम उससे डरे हुए हैं, थ्रेटेंड है, ये जो प्रोसेस है, ये जो सिस्टम है हमारी बॉडी का, इट विल वर्क इन अ सेम मैनर। चाहे वो चीज़ अच्छी है, चाहे बुरी है, ये जो ग्राफ बनेगा, ये जो रिस्पॉन्स होगा, ये हमेशा सेम रहेगा। सो इन नेक्स्ट वीडियो विल अंडरस्टैंड कि इस मॉडल के लिमिटेशंस क्या हैं और स्ट्रेंथ्स क्या हैं, और इस मॉडल को समझने के बाद हम किस तरीके से इसको खुद में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम वो टेक्निक्स डेवलप कर सकते हैं कि हम उस स्ट्रेस के साथ फर्दर डील कर सकें। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।